आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। चंद्र बीच में पम्मी की तरफ झुकने लगता है। कुछ दिनों के साथ के बाद अचानक से गेसु उससे मिलने आती है और गेसु बताती है कि अख्तर मियाँ ने उनसे विवाह नहीं किया बल्कि उनकी बहन फूल से विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी वो अपने मन में अख्तर के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखती है, ईर्ष्या का भाव या द्वेष का भाव, बल्कि वह मन ही मन उससे प्रेम करती है। और उसका मानना है कि इस जन्म के लिए अख्तर उसकी बहन के हो गए तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो शायद वो उसके हो ही सकते हैं। इस तरह की त्याग और समर्पण की भावना की बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं चंद्र को अपने ऊपर ग्लानि होती है। उसको एहसास होता है कि उसके भाव भी तो ऐसे ही थे, वो भी तो पवित्र था, लेकिन बीच में न जाने उसके मन में किस तरह से वासना ने कब्जा कर लिया और वह कहीं ना कहीं भटक गया रास्ते से। अब उसको एहसास होता है और वो पम्मी के पास भी नहीं जाता है। पम्मी अचानक से आती है और एक बड़ा सा पत्र चंद्र को थमाकर चली जाती है और कहती है कि अगले 1 साल तक वो अब मिलने नहीं आएगी। बीच में सुधा मिलने आती है 2 दिन के लिए, क्योंकि उनके पति कैलाश को कहीं जाना है और जाने से पहले वो यहाँ पर उनसे मिलने आ रही है। गेसु ने भी सुधा को पत्र लिखा था कि वो उससे मिलने आए। सुधा से मिलकर चंद्र अपने मन की सारी बातें कह देता है, अपने मन के जो भी भाव हैं उसको पूरी तरह से सुधा के सामने अभिव्यक्त कर देता है। और वह ये भी बताता है कि बीच में वो पम्मी की तरफ क्यों झुकने लगा, उसको वासना पर इतना विश्वास क्यों होने लगा, उसने बिनती के साथ बेरुखाई से बात क्यों की। सारी बातें सुधा से कहने के बाद उसका मन बड़ा हल्का हो जाता है। अब वो खुश है, लेकिन 2 दिन के बाद अब सुधा को वापस जाना है और वापस जाते समय अब उसको लग रहा है जैसे उसका जीवन फिर से लुट गया है, उजड़ गया है। आगे की कहानी को जानते हैं क्या होता है। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था वह जैसे कैलाश की छां ने ही ग्रस लिया था। चंद्र के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंद्र कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उनका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी, क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया था। महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंद्र के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कपड़े रख लिए और चंद्र से जाकर बोला, जब अब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो ये बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंद्र ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाएं और छोटे हो तो रुपया देकर जाएं, कैलाश बोला। चंद्र हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंद्र दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था। वो एक खंबे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजिन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाएं तुम्हें यहीं, चंद्र से संभलेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा, महाराजिन सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रो न बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर देव तो 2-3 महीना आए के रह जाओ, तो हार सास छोड़ी के ही नहीं। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। 2nd क्लास में चंद्र ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज, उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंद्र से जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा था? तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा, ये सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा। कह रही थी
कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि मैं शादी कर लूँ उससे। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंद्र ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद चंद्र ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहाँपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई है। वह इन्हें आने थोड़े ही देना चाहती थी। वह तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से इस बात का कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। नो, सी इज क्राइंग। हाँ अच्छा, हाँ यही तो बात है। पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे न चंद्र? हाँ हाँ जरूर से। फिर उस वक्त कोई बहाना न बना देना। जरूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंद्र के पाँव छू लिए और रोकर बोली, चंद्र अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रुंध गया। चंद्र ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंद्र चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गई? देखो अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। ये निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बम्बई के सीधे दिल्ली ही आएगा। गाड़ी चली तो चंद्र ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफ़ेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंद्र की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंद्र उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। दिन में चंद्र को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिटकाकर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सैस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस झलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगुरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंद्र की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधा में हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का एक पत्र आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी भी चाहते थे कि चंद्र कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए। तो अच्छा है, चंद्र के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया था कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिनती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। वह चंद्र गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। दिन कैलाश जाने वाला था, उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बम्बई जाएंगी। चंद्र सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। ये उसके और चंद्र के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थी। चंद्र, राम राम। ने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा, स्नेह। और जो तुमसे कह आई हूँ, बातों का ध्यान रहेगा न? मेरी तंदुरुस्ती अब ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा।
बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयर मेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पशोपेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या न जाए, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था और वह अब सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंद्र केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए, ये उनका सपना था। चंद्र को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने ये सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला जाएगा। रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट आई होगी। अगर दिल्ली रह गए तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फ़ौरन चले आओ, स्टेशन पर सरकारी कार होगी, स्लेटी रंग की। उसके मन ने फ़ौरन कहा, चंद्र हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे की जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंद्र ने 2nd क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरा बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपत्ति बैठे थे जो 2nd क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोठ से उधर पूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मज़ेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती है। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर हाथ से प्रहार करके कहा, हो देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी, जल्दी सामान उतार, लुट गए राम, ये तो जंगल है, कहते थे जेवर न ले चल। चंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठानी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गई। चंद्र करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी ले आई और अंदर जो ही घुसी की मारवाड़ी बोली, बुढ़ी ये 2nd क्लास है। हुई 2nd 3rd तो अब गोविंद की माया है बच्चा। चंद्र का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्गीकरण को भी मायाजाल बताना भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन ये भी मारवाड़ी, कोई सुधा तो थी नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होती। जब उसने कहा गार्ड साहब को बुलाऊं तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से, गार्ड का तोर दामाद लगता है, जोन बुलाई हबे, मोट का कद्दू। चंद्र हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहाँ ये अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूमकर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जाबे, लेकिन ये गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तू वो बोल बे टुप से, हम ऐसे धमकावे में न आइत, ये कानपुर जाइए। उसने हाथ नचाकर चंद्र से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंद्र की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंद्र बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओहो, बुआ जी हैं, सिर मुंडा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंद्र ने फ़ौरन उठकर पाँव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई। बोली, वो नटिनिया मर गई कि अभिन है? कौन? ओही बिनती। मरेगी क्यों भैया, सकुल तो हमारे कुल डुबोए दीनी। जैसे वो हमरी बिटिया के मंडवा तेरे से उठाए लेहिन, वैसे भगवान चाही तो उन्हों का लड़की से समझी। चंद्र कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है, हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग से कुछो समर्थ है तो सकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंद्र खुद उन्हें बिठला आया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। और मज़ा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में मोह माया से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंद्र की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा
बुआजी ने चंद्र का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहली दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंद्र को विशेष दिक्कत न होगी ढूंढने में। लेकिन जो ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंद्र का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। फिर भी वह बड़े रोब से गया और ड्राइवर से बोला, ये किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या ये डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं? चंद्र बहादुर साहब। उसने उतरकर सलाम किया। दरवाज़ा खोला। चंद्र बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंद्र बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस वक्त क्राउन का शासन दंभ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंद्र तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को इसी तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग इन्हें गाली देते हैं। फिर चंद्र उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाज़ा खोला। चंद्र उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाज़ा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंद्र का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंद्र ने पूछा। आओ चंद्र, बिनती ने कहा और अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और चंद्र की बाँह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंद्र घबरा गया। क्या बात है, बताओ न, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंद्र ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी, सुधा दीदी। चंद्र को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफ़ेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिख रहा था। चंद्र ने भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंद्र ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंद्र ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंद्र के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंद्र। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंद्र ने फिर उतने ही दुखी स्वर से पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंद्र की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, अबॉर्शन। फिर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंद्र का कंधा पकड़कर बोले, चंद्र, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंद्र उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फ़ौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंद्र, अभी आता हूँ। चंद्र ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंद्र। चंद्र ने सुना ही नहीं। ये क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज़ में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजा जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे, मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फ़ोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने दिया दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की के बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उसके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा,
फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगी। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विह्वल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंद्र चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उसका कलेजा उलट आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंद्र से बोले, इससे ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे हुए जाते देखा हो तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी, कोई गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तरबतर हो गया था। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंद्र ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग ख़त्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंद्र ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकल पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मंड दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंद्र ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली। फिर कढ़ाई और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंद्र देख लेंगे आज, नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट गए। मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंद्र जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियाँ खोल दी और चंद्र के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोल कर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिनती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। अंदर थी। बिनती चंद्र को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगी कहाँ? विजगापट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंद्र के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंद्र ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंद्र घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंद्र ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज़ थी कि जैसे सुधा को नर्क के दूध पकड़ ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह एक हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा चंद्र को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंद्र आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डेलीरियम यानी सन्निपात, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु, आओ बैठो, चंद्र नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंद्र। और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंद्र और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोलो कमबख्त,
अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा। चंद्र स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला, जा। बिनती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा। मैं जाऊंगी तो चंद्र को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा चंद्र को बुला ला, नहीं बर्फ़ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंद्र आगे आया, रोंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंद्र को देखते ही फिर बहुत ज़ोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंद्र हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंद्र कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसु, बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हाँ, अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा? अभी तक तुम, हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंद्र बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई है। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंद्र को बुलाया। देखा, चंद्र कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा। चंद्र ने देखा और सिर झुका लिया। चलो अंदर। दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंद्र को देखते ही बोली, चंद्र आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ भी पढ़ा था वह सब भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंद्र का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियाँ आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंद्र नहीं है, चंद्र नहीं है। चंद्र होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ, मैं चंद्र को क्या जवाब दूंगी? चंद्र को बुला दो। गेसु, जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो न निभाइए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंद्र बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या ये प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंद्र ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर के 2 बजे इंजेक्शन ख़त्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे। पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे को देखते हुए बिनती और चंद्र बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंद्र ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियाँ, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंद्र का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंद्र कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करते वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंद्र कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफ़े आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंद्र ने बिनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंद्र उठकर आ गए। आहा, चंद्र तुम आ गए, हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारे खुशी के चंद्र का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंद्र?
कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग से जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंद्र को बुलाया। चंद्र, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंद्र ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी न। कोशिश तो कर रही हूँ चंद्र, मौत से लड़ रही हूँ। चंद्र, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंद्र ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंद्र? उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंद्र, तुम तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। इन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा चंद्र को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखो, सुधा ने कहा, बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूँगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंद्र को बुलाया। बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिनती यहाँ आ। हाँ, चंद्र के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं, पगली मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंद्र तो है ही। अब चंद्र तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंद्र, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे हाथों पर रख दो, ऐसे। मगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंद्र, तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंद्र, ये नरक भोगकर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो चंद्र। उफ, कितनी तकलीफ है चंद्र, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंद्र। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंद्र, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंद्र घबराकर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंद्र, तुम्हें पकड़ रहा है। चंद्र, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंद्र का हाथ पकड़ लिया। बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंद्र को नहीं ले जा सकते? मैं चल तो रही हूँ। चंद्र, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नर्क में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ। बिनती मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं? पापा? और सुधा का सिर चंद्र की बाह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागलों की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजा दिए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। और इन्हीं पंक्तियों के साथ उपन्यास हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन लेखक ने 2 पृष्ठ का उपसंहार अलग से लिखा है, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। जिंदगी का यंत्रणा चक्कर एक व्रत पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वे किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के सिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था, लेकिन अब वे सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंद्र शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और ये सब केवल 15 दिनों में।
जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंद्र आज जाओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना, तब वहाँ भीड़ भाड़ न हो। अच्छा। और वह चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंद्र चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंद्र ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंद्र ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्ला थक कर सो गए थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंद्र बैठ गया। बिनती उसके बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सुनाई पड़ रही थी। मल्ला ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के एक छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंद्र सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंद्र ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर कमबख्त, अभागी। बिनती चुप हो गई। चंद्र चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो पा रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंद्र ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्ने दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंद्र ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंद्र जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से पहुंचकर बहुत मधुर स्वर से बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंद्र का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंद्र ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्ला को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंद्र ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। और यहाँ इसका उपसंहार समाप्त हो जाता है। काफ़ी दिनों तक इस उपन्यास के साथ रहने के बाद और पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद काफ़ी विचार मन में रहते हैं। और ऐसा नहीं है आज ही उपन्यास समाप्त हो गया है तो यहीं पर इसकी कहानी समाप्त हो गई है। काफ़ी दिनों तक या हो सकता है बहुत सालों तक या हो सकता है जीवन भर कहीं ना कहीं इसकी बातें मन में रहें और ये बातें हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। हम कुछ ना कुछ अपने विचार इसके साथ जोड़कर देखते हैं या हो सकता है इन विचारों से हम इतने प्रभावित हो जाएं कि जीवन की दिशा भी हम बदल दें। जीवन को अगर हमें सही ढंग से जीना है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, संतुलन बहुत आवश्यक है। चाहे वो सुख दुख का हो, चाहे वो प्लस माइनस का हो, सकारात्मक नकारात्मक का हो या फिर वासना और प्रेम का हो। किसी भी रिश्ते में अगर सिर्फ प्रेम है, जहाँ तक हमने चंद्र को पढ़ा समझा, और सुधा का रिश्ता है, यहाँ बीच में बिनती आती है, साथ में पम्मी आती है, कैलाश की बातें होती हैं। इन सभी पात्रों के माध्यम से लेखक ने जो ताना बाना बुना है उसका एक ही निचोड़ समझ में आता है कि अगर हम किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो मानसिक स्थिति होती है उसके साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी जुड़ी होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन प्रेम को ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। हम पूरी तरह से मानसिक सुख की कल्पना नहीं कर सकते, उसके साथ शरीर भी जुड़ा हुआ है। शरीर के माध्यम से ही हम उस सुख तक पहुंच सकते हैं जो हमारा भावनात्मक है, जो हमारा कल्पनात्मक है। यहाँ पर चंद्र दोनों में संतुलन नहीं बिठा पाया। सुधा भी दोनों में संतुलन नहीं बिठा पाई। पम्मी भी संतुलन बिठा नहीं पाई। और जहाँ संतुलन नहीं होता वहाँ बिखराव होता है, वहाँ रिश्ते नहीं टिक पाते हैं, वहाँ पर मानसिक द्वंद्व होता है, मानसिक पीड़ा होती है और मन अशांत रहता है। जीवन की गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको हम किसी साधारण गाड़ी की तरह नहीं चला सकते। किसी साधारण गाड़ी को चलाने के लिए
कुछ दिनों के बाद हम उसको चलाना सीख जाते हैं। फिर धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसी के आधार पर हमारी जो ड्राइविंग होती है बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जीवन की गाड़ी में कुछ और गहराई होती है। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हर रोज़ गाड़ी को एक अलग तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं और लगता है जो पुराना तरीका था कहीं ना कहीं वो हमें तकलीफ़ दे रहा था। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए आजीवन हमें प्रयास करना पड़ता है और फिर भी हम परफेक्ट नहीं हो पाते। और बीच बीच में हमें अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर काबू पाना होता है। मन कुछ और चाहता है, शरीर कुछ और चाहता है। प्रेम और वासना में कहाँ अंतर आ जाता है, कहाँ मन की शांति भंग हो जाती है, इन सभी बातों पर बार बार विचार करना होता है। धीरे धीरे जीवन में उत्साह होता है, जोश होता है, यौवन होता है। लेकिन जब परिपक्वता आती है, वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये बातें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। अगर हम शुरुआत से ही किसी साहित्य को पढ़ने के बाद अपने यौवन काल में ही इनका संतुलन बिठाने की कोशिश करें तो जीवन और खुशनुमा हो सकता है, आनंददायक हो सकता है। काफ़ी विचार हैं मन में, सभी को साझा नहीं कर पाऊँगी। आपको ये उपन्यास कैसा लगा? इसका अंतिम भाग कैसा लगा? क्या उपसंहार सही था? क्या कहानी का अंत इसी प्रकार से होना चाहिए था? या आपके जीवन पर इस कहानी को सुनने या पढ़ने के बाद क्या प्रभाव पड़ा? जैसे भी विचार आपके मन में आ रहे हैं हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए उपन्यास के साथ, किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करते रहिए। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।